गाइज, वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का है। इसमें हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चनों को पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आने के चांसेज हैं, क्योंकि इस बार पेपर जो होगा वो आपका ऑनलाइन माध्यम से है। इस वजह से जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल पा रहे हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बाउंडेड लेबोरेटरी इज इशूड बाई। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है ड्रग कंट्रोलर, एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर या एक्साइज इंस्पेक्टर। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दे रखेंगे, उसमें से हमारा जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन यानी एक्साइज कमिश्नर के द्वारा जो होगा लाइसेंस मैन्युफैक्चर इज बाउंड बाय लेबोरेटरी। कोई भी लेबोरेटरी होगी तो वो इशू करेगा कौन सा, एक्सेसिव कमिश्नर। तो इस तरह से एमसीक्यू बेस आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन C1 एंड X इज इशूड ऑन फॉर्म 20, 20B, 21 और 21B। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है, 20B, क्योंकि C1 और C ये जितने भी शेड्यूल हैं इशू किए जाएंगे 20B के अंतर्गत। जो लाइसेंस बनेगी उसमें रहेगा। ये होलसेल ड्रग्स वाले ऐसे लाइसेंस प्रोवाइड करवाते हैं जो कि इशूड होती है 20B फॉर्म के आधार पे। तो इस तरह से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें दे रखा है शेड्यूल डी इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रिफर टू। जो शेड्यूल डी के ड्रग्स हैं उसमें कॉस्मेटिक एक्ट रिफर टू लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एक्सपेंडेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन या लिस्ट ऑफ ड्रग्स एक्सपेंडेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा कि शेड्यूल डी में जो भी है ड्रग्स आते हैं वो कॉस्मेटिक एक्ट रिफर करती है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एक्सपेंडेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविज़न। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें क्या है कि जो जितने भी शेड्यूल डी के ड्रग्स होते हैं वो हमेशा कॉस्मेटिक एक्ट जब उस पर लगता है तो कॉस्मेटिक एक्ट रिफर करती है। अगला क्वेश्चन है, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म, यानी जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है वो बनती है अंडर प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट या इन यूनियन टेरिटरी इन 2 और मोर देन 2 स्टेट ऑन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल काउंसिलिंग। तो इसमें जो जॉइंट फार्मेसी काउंसिल होती है इसमें हमेशा जो है 2 या 2 से अधिक जो होते हैं वो स्टेट इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या हुआ, आंसर नंबर सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगी वो हमेशा 2 या 2 से अधिक स्टेट उसमें इन्वॉल्व होंगे उस फार्मेसी काउंसिल को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ISO इज इनकरेक्ट, यानी ISO जो होती है सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन विच अप्लाई फ्रॉम ISO 9001 कॉम्प्लिकेशन ISO 9000 इज नॉट ये प्रिस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी, या ISO 9000 इज प्रोसेस ओरिएंटेड रेदर रिजल्ट ओरिएंटेड स्टैंडर्ड, या ISO 9000 डज नॉट प्रोवाइड इंडस्ट्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से कई सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो इस तरह से क्वेश्चनों को हमने अलग अलग तरीके से इनपुट कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, इस पर GMP ड्यूरिंग टेबलेट कंप्रेशन, यानी GMP जो टेबलेट का कंप्रेशन किया जाता है इन प्रोसेस कंट्रोल शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 45 मिनट, नॉट मोर देन 1 आवर, नॉट मोर देन 30 मिनट्स, या एवरी 1 आवर। तो इसमें जो राइट आंसर है, कोई भी ड्यूरिंग टेबलेट जब कंप्रेशन किया जाता है तो वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है वो हमेशा रेगुलेट की जाती है नॉट मोर देन 30 मिनट, यानी आधे घंटे से पहले।
अगला क्वेश्चन है एज पर जीएमपी चेंज रूम टू एस्पेक्टिक एरिया ऑफ स्टाइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एरिया शुड बी केयरली डिमार्केटेड इनटू द फॉलोइंग रूम एक्सेप्ट ब्लैक रूम, ब्लू रूम, ग्रे रूम या वाइट रूम। तो इसमें से हमारा जो कोई भी अगर जीएमपी चेंज रूम एस्पेक्टेड जो एरिया होती है वो हमेशा ब्लू रूम होती है। तो इस वजह से हमारा जो राइट ऑप्शन निकल के आता है, राइट ऑप्शन क्या होगा? ब्लू रूम, क्योंकि कोई भी स्टेराइल प्रोडक्ट जो एसेप्टिक एरिया होगी वो हमेशा ब्लू रूम, फॉलोइंग रूम एक्सेप्ट ब्लू रूम, मतलब ब्लू रूम को छोड़ के बाकी सारे के सारे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, द सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फ्रॉम द रिटेल परमिसेज शुड बी डिवाइडेड इनटू, मतलब जब कोई डीआई किसी सामान को चेक करता है तो वहाँ पे कितने उसको सैंपल लेके वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट, 3 पार्ट, 2 पार्ट और 5 पार्ट। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आता है वो होगा 3 पार्ट, क्योंकि कोई भी अगर ड्रग्स की सैंपलिंग जब की जाती है तो उसको 3 पार्ट में डीआई उसको डिवाइड करता है कैटेगरी वाइज, कि वो ड्रग्स किस कैटेगरी की है और उस ड्रग्स में क्या कमियां हैं, इन सब के बारे में वो बताता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उसमें हम देखेंगे ISO 14000 इज primarily concerned with one or more than one of event mentioned below, केमिकल सेफ्टी, ऑटोमोटिव बेल्ट्स, क्वालिटी मैनेजमेंट या इन्वायरमेंटल सेफ्टी। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आएगा वो उसमें ये देखेंगे जो 14000 इज प्राइमरी कंसर्ट, तो वो हमेशा इन्वायरमेंटल सेफ्टी के अगेन होगी, यानी इन्वायरमेंटल सेफ्टी जो होगी मेंटेन बिलो इन्वायरमेंटल सेफ्टी, यानी वहाँ पे प्रदूषण ना हो, इस तरह से ध्यान रखा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो थोड़ा इससे हटके रहेगा, फॉलोइंग आर प्रोग्राम अंडर नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, P only, P and Q only, PQ and R only, PQ and S only। तो कोई भी जो प्रोग्राम होगी वो अंडर नेशनल के न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो होगी वो हमेशा P and Q ओनली होगी। तो इस तरह से हमारे इसमें जो, क्योंकि प्रोग्रामिंग पे जितने भी होते हैं न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो होता है वो हमेशा P and Q पर डिपेंड होता है। तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, जो राइट ऑप्शन होगा। अब इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में तो अलग अलग क्वेश्चनों के अलग अलग टाइप हैं। आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट वन आर मोर देन वन इज एरी करेक्ट टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो वो किसके अंतर्गत आता है? ओनली पी के अंतर्गत आता है या क्यू एंड आर के अंतर्गत आता है या क्यू आर एंड यस या ऑल एबव। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा उसमें ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि अनफेयर ट्रेड जो प्रैक्टिस होती है वो सभी पे डिपेंड होती है, क्योंकि इसमें पी भी रहेगा, क्यू आर भी रहेगा, पी क्यू आर एस, ये तीनों इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन जो होगा वो उसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग इन RTI एप्लीकेशन कैन बी। तो इसमें भी पहला ऑप्शन P एंड Q, PQR, PQS या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि RTI एप्लीकेशन जो होती है वो PQS पे डिपेंड होती है, क्योंकि जितने भी अलग अलग पद्धति के हिसाब से इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड एज पर शेड्यूल M of Drug and Cosmetic Rule 1945 include which of the following? PQR and S, PQ and S only, P and Q only या P और S only। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आएगा वो होगा सी ऑप्शन, P and Q only, क्योंकि 1945 जो है वो इंक्लूड करती है P and Q ओनली टाइप के शेड्यूल एम के अंतर्गत जितने भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 इंक्लूड P एंड Q ओनली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट साइड बाय ये ड्रग
इंस्पेक्टर ड्यूरिंग सर्च ऑफ ए प्लेस वेयर ही बिलीव्स ऑन एन ऑफेंस हैज़ बीन और being committed or return immediate to the person from whom they were taken, return with the court proceeding a complete return within 20 day of seizure, return with 60 day ऑफ सीजर। मतलब जब कोई डीआई के पास कंप्लेन करता है तो उसकी जो रिटर्निंग पॉलिसी होती है वो 60 डेज की होती है। अगला क्वेश्चन है, जैन अशुद्धि इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल हैज विच ऑफ फॉलोइंग पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पहला दे रखा है क्यू एंड एस ओनली, पी क्यू आर एस, या पी एंड क्यू, या पी आर ओनली। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो पहला होगा, क्योंकि जो जैन अशुद्धि होती है वो इनिशिएट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, पी एंड एस ओनली। ठीक, तो इस तरह से आपके MCQ बेस क्वेश्चन आने वाले हैं और इसमें हमने 20 क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एज पर द फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1938 इन एडल्ट्रेटेड फूड मीन्स। इसका मतलब क्या होता है, P ओनली, Q एंड R ओनली, या S ओनली, या P Q एंड R, ये तीनों। तो इसमें से जो 1938 के अंतर्गत आएगा वो होगा राइट ऑप्शन P Q एंड R। तो ये हमेशा फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो होती है 1938 में आई थी, जब एडल्ट्रेट फूड मीन P Q एंड R, यानी 16 का जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, डी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द फंक्शनल ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता इंक्लूड, यानी जो CDL के है उसमें क्या इंक्लूड रखता है, P ओनली, Q ओनली, P Q एंड R, या P एंड R ओनली। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमारा एक राइट आंसर है, उसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शनल सेंटर ड्रग लेबोरेटरी वो इंक्लूड करेगी P Q एंड R तीनों को। तो इस तरह से ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस तरह से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ सीरम, प्रोटीन, वैक्सीन, टॉक्सिन, एंटीजन shall be carried out at सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कौशाली, पास्चुरर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कनौर, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी थाने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि कोई भी कैरीड आउट होती है वो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौशाली में। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द रिपोर्ट ऑफ इन गवर्नमेंट एनालिस्ट इज ऑलवेज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ फैक्ट स्टेटेड देयर इन। बी ऑप्शन दे रखा है, कंक्लूसिव एविडेंस अनलेस नोटिफाइड ए पर्सन फ्रॉम whom the sample was taken that intended evidence and evidence contribution of report. C option never conclusion evidence of the fact state therein, या conclusive evidence only when validating by the। तो इसमें जो रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट इच होती है कंक्लूसिव एविडेंस अनलेस नोटिफाइड बाय द पर्सन, यानी हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, बी वाला जो हुआ हमारा राइट ऑप्शन हुआ, क्योंकि इसमें जो सैम्पलिंग की जाती है वो हमेशा कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट यानी एविडेंस के आधार पे की जाती है। अब इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हम देखेंगे, एज पर द मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट बॉन्डेड लेबोरेटरी मीन्स एक्सेसिव ड्यूटी हैज नॉट बी पेड, एक्सेसिव ड्यूटी हैज बीन नॉट पेड, या एक्सेसिव ड्यूटी नीड नॉट बी पेड, नन ऑफ द एबव। तो इसमें से दो ऑप्शन जो हैं वो थोड़े थोड़े सेम है, जैसे एक्सेसिव ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड, या एक्सेसिव ड्यूटी हैज़ बीन नॉट पेड, या एक्सेसिव ड्यूटी नीड नॉट बी पेड। तो लगभग 3 क्वेश्चन जो हैं हमारे 3 क्वेश्चनों के आंसर जो हैं वो
सेम दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, एक्सेसिव ड्यूटी नीड नॉट बी पेड, यानी थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए।